नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। यह कहानी उस रात की है जब विक्रम और उसका दोस्त अजय एक पुरानी सड़क पर जा रहे थे। वे दोनों एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और सफर काफी लंबा था। सड़क सुनसान थी और आसपास का माहौल भी खामोश था। जैसे ही वे जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर पहुंचे, एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और दोनों को महसूस हुआ कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। क्या हुआ अजय? विक्रम ने सवाल किया। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अजय ने जवाब दिया, कुछ नहीं यार, बस इस रास्ते के बारे में सुना था। यहां के बारे में कहते हैं कि लोग रात में गायब हो जाते हैं। विक्रम मुस्कुराया, बकवास है, बस अब जल्दी से घर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक धुंधलके में कुछ दिखा। सामने एक पुराना महल खड़ा था जिसकी दीवारों पर घास और लताएं छड़ी हुई थीं। महल का रूप इतना खौफनाक था कि दोनों की सांसें रुक गईं। क्या है ये? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह वही महल है, अजय बोला, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां एक शापित गुड़िया है। विक्रम ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन एक अनहोनी का एहसास बढ़ रहा था। अचानक महल के भीतर से एक सर्द, डरावनी आवाज आई जो दोनों के दिलों को थामने के लिए काफी थी। हम यहां क्यों रुके हैं? विक्रम ने पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अजय क्यों रुक गया था। अजय ने घबराकर कहा, तुम नहीं समझ सकते। इस महल में चंपा नाम की गुड़िया है। वो किसी तांत्रिक द्वारा बनाई गई थी और उसका शाप अब भी यहां है। विक्रम ने सोचा कि यह सिर्फ एक और शहर की अजीबोगरीब कहानी है, लेकिन जैसे ही वे महल के अंदर घुसे, वातावरण बदलने लगा। अंधेरा और भी घना हो गया और हवा में कुछ हलचल थी। आगे चलो, हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, विक्रम ने कहा, लेकिन अजय ने उसे रोक लिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, अजय ने कांपते हुए कहा। यह सच है। मैंने सुना है कि जो भी इस महल में आता है वो चंपा के शाप का शिकार हो जाता है। दोनों महल के भीतर बढ़े और अचानक विक्रम की नजर एक पुरानी सी गुड़िया पर पड़ी जो एक तख्ते पर रखी हुई थी। गुड़िया का चेहरा जरा सा विकृत था और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। यह है चंपा? विक्रम ने धीरे से पूछा। अजय ने कहा, हाँ, ये वही गुड़िया है, लेकिन इससे दूर रहो। यह किसी तंत्र मंत्र से बनी हुई है और इस पर चढ़ा हुआ शाप हमें मार सकता है। लेकिन विक्रम ने उसे नजरअंदाज किया और गुड़िया को उठाया। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में लिया, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समाने लगी। उसके हाथ सख्त हो गए और दिल तेज तेज धड़कने लगा। जैसे ही विक्रम ने गुड़िया को छुआ, महल के भीतर की हवा जैसे बदलने लगी। हवा तेज होने लगी और अंधेरा घना होने लगा। अचानक एक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम नहीं बच पाओगे। विक्रम और अजय के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को गिराया, महल की दीवारें कांपने लगीं। किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज घबराई हुई थी। अजय कांपते हुए बोला, यह सब चंपा का काम है, वह अब जाग चुकी है। अचानक महल की दीवारों से एक स्याह छाया उभरी और विक्रम ने देखा कि वह छाया एक लड़की के रूप में बदल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी भयानक थी। महल में हर जगह अजीब सी आवाजें आने लगीं। विक्रम और अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो गए थे। अब उन्हें समझ में आया कि इस महल का शाप केवल एक खेल नहीं था। चंपा की आत्मा ने उन्हें जकड़ लिया था। विक्रम ने घबराकर अजय से पूछा, अब हम क्या करेंगे? अजय ने कांपते हुए कहा, हमारी एक ही उम्मीद है, ये गुड़िया। अगर हम इसे नष्ट कर पाए तो हम बच सकते हैं। लेकिन जैसे ही विक्रम ने गुड़िया को तोड़ने की कोशिश की, वह और भी ताकतवर हो गई। चंपा की आत्मा ने दोनों को पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब उनकी सांसें रुकने लगीं और महल के भीतर कोई और न था। विक्रम और अजय दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे,
लेकिन किसी भी तरह से महल का दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अजीब सी आवाजें, जैसे कोई दूर से उनकी ओर बढ़ रही हो, हर दिशा से सुनाई दे रही थीं। चंपा की आत्मा उन पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रही थी और दोनों को लगने लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम खत्म हो चुके हैं, विक्रम ने कांपते हुए कहा। यह गुड़िया हमें खत्म कर देगी। अजय ने सिर झुकाते हुए कहा, शायद यही हमारी नियति है। हम चंपा के शाप से बचने का कोई तरीका नहीं खोज सके। तभी महल के भीतर एक तेज और गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो और अब तुम कभी नहीं बचोगे। विक्रम और अजय ने देखा, सामने से चंपा की काली छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक लाल रंग था और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। वह अब अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी, एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक आत्मा। तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, चंपा की आवाज ने दोनों के कानों में गूंजते हुए कहा। तुम दोनों अब मेरे कब्जे में हो। तभी विक्रम के मन में एक विचार आया। उसने अचानक अपने जेब से एक पुरानी सी किताब निकाली जो उसने पहले ही महल में देखी थी। किताब की हर पंक्ति में अजीब से तंत्र मंत्र और शक्तियां छुपी हुई थीं। वह किताब वही थी जो चंपा के तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई थी और अब वह विक्रम को उसका रहस्य समझने का अवसर दे रही थी। अजय, मुझे लगता है कि इस किताब में कुछ लिखा है जो हमें बचा सकता है, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में आशा की एक हल्की सी चमक थी। अजय ने विक्रम को देखा। क्या तुम सच में मानते हो कि इस किताब से हम बच सकते हैं? अब तो हम चंपा के घेरे में पूरी तरह फंस चुके हैं। विक्रम ने किताब के पन्ने पलटे और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। हाँ, ये वही मंत्र है जिससे चंपा को शांत किया जा सकता है। हमें इसे सही वक्त पर पढ़ना होगा। दोनों ने मिलकर उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही विक्रम ने पहला शब्द बोला, महल के भीतर की दीवारों में एक हलचल हुई। चंपा की काली छाया और भी तेज हो गई, लेकिन विक्रम और अजय ने हिम्मत नहीं हारी। वे मंत्र पढ़ते रहे। हर शब्द के साथ महल का माहौल बदलने लगा। चंपा की आवाज अब और भी तीव्र हो चुकी थी। तुम मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कभी नहीं जीत सकते। विक्रम और अजय के सामने असल चुनौती आ गई थी। चंपा अब और भी डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखों से खून की धारें बहने लगी थीं। वह धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगी और उसकी तेज तेज हंसी महल में गूंज रही थी। लेकिन विक्रम ने डर को अपनी आंखों से हटा दिया और मंत्र पढ़ते हुए कहा, तुम्हारा शाप अब समाप्त होने वाला है चंपा। फिर एक अचानक बदलाव हुआ। महल की दीवारों में दरारें आने लगीं और एक तेज तूफान उठने लगा। हवा में जैसे किसी ने भूतिया शक्ति को जगा दिया हो। चंपा की काली छाया थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ी और फिर उसने एक अजीब आवाज में कहा, तुम मुझे हराने में सफल हो सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यह खेल खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही विक्रम और अजय ने मंत्र को पूरा किया, महल के भीतर एक डरावनी शांति छा गई। चंपा की काली छाया गायब हो गई और विक्रम और अजय ने राहत की सांस ली। महल के दरवाजे अब खुले थे। दोनों बाहर की ओर भागे और बाहर आते ही महल की सभी आवाजें और हरकतें बंद हो गईं। हम बच गए, अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन विक्रम की आंखों में एक संदेह था। क्या हम सच में बच गए हैं या चंपा ने सिर्फ हमें धोखा दिया है? वह सोच ही रहा था कि अचानक उसने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। उसने जल्दी से अपनी जेब को खोला और देखा, वही पुरानी किताब जो उसने महल में देखी थी, अब उसमें से कुछ खून की धारें बहने लगी थीं। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। अजय की आंखें फैल गईं। लगता है चंपा की आत्मा हमें छोड़ने नहीं वाली। वह अब भी कहीं ना कहीं हमारे पास है। दोनों का चेहरा डर से पिला हो गया। बाहर एक ताजगी थी, लेकिन उनका दिल जानता था कि चंपा का शाप अभी समाप्त नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक नए भय की शुरुआत थी। विक्रम और अजय के मन में चंपा की आत्मा के बारे में संदेह और भय दोनों ही समाहित थे। दोनों अब तक महल से बाहर निकल आए थे, लेकिन उनका पीछा करने वाला भय उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। विक्रम और अजय का दिल यही कह रहा था कि कुछ गलत था, कुछ ऐसा जो अब तक उनसे छुपा हुआ था। महल के बाहर निकलते ही हवा की ठंडक ने
उन्हें घेर लिया था और अजीब सा सन्नाटा था, जैसे यह दुनिया भी किसी खौफनाक खेल का हिस्सा हो। तुम्हें क्या लगता है अजय? विक्रम ने गहरी सांस ली। क्या हमें सच में चंपा से छुटकारा मिल गया है या वह हमें कहीं और फंसा चुकी है? अजय के चेहरे पर भी चिंता थी, लेकिन उसने जवाब दिया, हम तो जैसे तैसे बच निकले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस शाप का कुछ और पहलू है। हम जितना उसे हराने की कोशिश करेंगे वह उतना ही खतरनाक होती जाएगी। विक्रम ने सिर झुकाया और उस पुरानी किताब को देखा जिसको वे साथ लेकर आए थे। किताब अब भी उनकी जेब में थी, लेकिन वह किताब अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी पन्नों पर खून के धब्बे थे और उसके शब्द अब पूरी तरह से धुंधले हो गए थे। वह किताब एक रहस्य की तरह विक्रम और अजय के सामने खड़ी थी। यह किताब, यह सब कुछ कैसे हुआ? विक्रम ने किताब को उलटते हुए कहा, क्या यह उसी तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है जिससे चंपा को शक्ति मिली थी? विक्रम और अजय ने तय किया कि उन्हें इस किताब के बारे में और अधिक जानना होगा। वे वापस महल के पास गए जहां किताब को उन्होंने पहली बार पाया था। वहां की खामोशी और सन्नाटा दोनों अब विक्रम और अजय के लिए मानो एक भारी बोझ बन गए थे। जब वे महल में वापस पहुंचे तो यह अब पहले जैसा नहीं था। महल की दीवारें फटी हुई थीं और अंदर की हवा में गमगीन और ठंडक भरी हुई थी। अजीब सी धुंध महल में हर जगह घिरी हुई थी। क्या तुम यह महसूस कर रहे हो? अजय ने खामोशी को तोड़ते हुए पूछा। यह धुंध कुछ और ही इशारा कर रही है। विक्रम ने सिर झुकाया। हाँ, कुछ न कुछ तो गलत है। जैसे ही वे महल के अंदर दाखिल हुए, वही खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। चंपा की हंसी गूंजने लगी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आवाज में एक गहरी कंठी थी, जैसे वह कुछ और नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को निगलने की कोशिश कर रही हो। अजय ने कहा, विक्रम, हमें कोई रास्ता खोजना होगा। यह महल अब सिर्फ एक शापित जगह नहीं रह गया, अब यह हमारा जीवन या मौत का सवाल बन चुका है। विक्रम ने किताब को खोला और उसमें से कुछ तंत्र मंत्र के शब्द निकाले। वह मंत्र गुनगुनाने लगा और जैसे ही वह मंत्र उच्चारण कर रहा था, अचानक महल के हर कमरे में हलचल मच गई। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं और दरवाजों पर खून के निशान उभरने लगे। तभी अचानक एक और अजीब घटनाक्रम हुआ। महल के अंदर की हवा बदलने लगी और चंपा की काली छाया फिर से सामने आ गई। उसकी आंखों में अब वह पहले जैसा लाल रंग नहीं था। अब उसकी आंखों में गहरी गुस्से और बदले की भावना थी। तुम दोनों ने मुझे हराने की कोशिश की, चंपा की आवाज में घिनौनी हंसी थी। लेकिन तुम नहीं समझे कि मैं तुम्हें केवल एक खेल के रूप में देख रही थी। तुम तो बस अपनी शक्तियों के साथ खेल रही हो। विक्रम ने कड़ा स्वर में कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। चंपा ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों अपनी लापरवाही में समझ रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन हर बार मैं तुम्हें और भी कष्ट दूंगी। यही मेरा खेल है और तुम्हें यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। चंपा की छाया और भी सशक्त हो गई और उसकी काली छाया विक्रम और अजय को निगलने के लिए तैयार थी। वह अब पूरी तरह से महल के हर हिस्से को नियंत्रित कर चुकी थी। विक्रम और अजय के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम और अजय ने महसूस किया कि इस बार उनका सामना चंपा से एक निचले स्तर पर था। अब केवल उनके पास एक अंतिम उपाय था। विक्रम ने किताब को एक बार फिर खोला और उसमें से एक नया मंत्र पढ़ने लगा। यह मंत्र उस तंत्र मंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था और जैसे ही विक्रम ने मंत्र को पढ़ना शुरू किया, महल में एक भारी गड़गड़ाहट हुई। चंपा की छाया अब विक्रम और अजय की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक वह रुक गई। उसकी आंखें अजनबी सी चमक से भर गईं और वह कांपने लगी। विक्रम और अजय ने देखा, चंपा की आत्मा अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। वह कमजोर हो रही थी और उसकी छाया अब जमीन पर पिघलने लगी थी। यह क्या हो रहा है? अजय ने आश्चर्य से पूछा। यह वही मंत्र है जो हमें चंपा से मुक्ति दिलाएगा, विक्रम ने कहा। हमने अंततः उसे हराया है। लेकिन जैसे ही चंपा की आत्मा पूरी तरह से खत्म होने लगी, अचानक महल की दीवारों में एक नया दरवाजा खुला। विक्रम और अजय ने देखा कि दरवाजे के अंदर एक और आत्मा खड़ी थी। यह कोई और नहीं बल्कि चंपा की ही मां थी, जिसने अपनी बेटी की आत्मा को शापित किया था। तुम दोनों ने मेरी बेटी को हराया, लेकिन अब तुम दोनों मेरी जंजीरों में बंधे रहोगे।
उसकी आवाज ने विक्रम और अजय को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उस रात जयपुर की हवाएं कुछ अलग थीं, भारी, ठहरी हुई और एक अजीब सी सरसराहट लिए हुए। हवेली के उस पुराने कमरे में विक्रम और अजय के चेहरे पर गहरा डर था। दरवाजा, जिस पर अभी तक धूल जमी थी, अब धीरे धीरे खुल रहा था और जैसे ही किवाड़ चरमराते हुए खुले, सामने खड़ी थी एक बूढ़ी औरत। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, काली पड़ी आंखें जिनमें नफरत उबल रही थी। मैं चंपा की मां हूं। उसका गला ऐसा लगा जैसे सदियों से बोल नहीं पाया हो। तुमने उसकी आत्मा को छेड़ा है। वो जो गलती मैंने की थी, आज उसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। हमें कुछ नहीं पता था, हमें माफ कर दीजिए। बूढ़ी औरत की आंखों में अचानक आंसू छलक आए, मगर वो आंसू डर से ज्यादा किसी पुराने जख्म की जलन लिए हुए थे। साल 1800 में वह बोलने लगी, मेरी बेटी चंपा एक आम लड़की नहीं थी। वो जन्म से ही कुछ अलग थी। जब वह हंसती थी तो हवेली में दिए अपने आप बुझ जाते थे। जब वो गुस्से में होती तो खिलते फूल मुरझा जाते। गांव वाले उसे राक्षसी कहते थे, मगर मैं जानती थी कि वो बस शापित थी। विक्रम और अजय एक दूसरे को देखने लगे। यह कहानी अब डर से कहीं आगे एक त्रासदी बनती जा रही थी। एक दिन एक तांत्रिक आया। उसने कहा कि वो चंपा को सामान्य बना सकता है। मैंने विश्वास किया, मेरी भूल थी। बूढ़ी की आंखों से बहते आंसू अब सूखी लकड़ी सी आवाज में बदल गए। उसने मेरी बच्ची को जिंदा गाड़ दिया। वो बोला, ये शक्ति अगर जाग गई तो दुनिया को नाश कर देगी। लेकिन वो नहीं जानता था, एक मां की ममता को कोई गाड़ नहीं सकता। आज चंपा की आत्मा हर उस इंसान को ढूंढती है जो इंसानियत के नाम पर धोखा देता है। और तुमने उसकी कब्र को खोदा, उसकी तिजोरी को तोड़ा और उसकी आत्मा को छेड़ा। अब तुम वो लोग बन चुके हो जिनकी तलाश में उसकी आत्मा भटक रही थी। एकदम सन्नाटा। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद नीचे गिरने लगीं। कमरे में रखा शीशा चटखने लगा और हवेली के अंदर एक बार फिर वही आवाज गूंजने लगी, चंपा की हंसी। लेकिन इस बार वो हंसी अकेली नहीं थी। बूढ़ी मां की आंखों में अब करुणा नहीं थी, वहां सिर्फ शाप की आग जल रही थी। अब फैसला समय नहीं करेगा, फैसला चंपा की आत्मा करेगी। और उसी पल दरवाजे के पीछे से एक छाया उभरी, एक छोटी लड़की की, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली, होंठ सीले हुए और उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। विक्रम और अजय की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठीं। सुबह के 3 बजे थे। हवेली की दीवारों में अब भी वो चीखें अटकी थीं, विक्रम और अजय की। मगर बाहर का शहर शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे के भीतर चंपा की परछाई अब स्पष्ट दिखने लगी थी। वह एक साधारण बच्ची नहीं दिखती थी। उसकी आंखें जैसे सीधा आत्मा में झांक रही हों। मगर सबसे डरावना था उसका चेहरा, आधा मिट्टी से सना हुआ और आधा वैसा ही जैसा एक गुड़िया का होता है। हाँ, चंपा अब पूरी तरह गुड़िया बन चुकी थी, आधी इंसान, आधी मिट्टी की मूरत। बूढ़ी मां ने फर्श पर बैठते हुए धीमे स्वर में कहा, तांत्रिक ने जब उसे जिंदा गाड़ा तब उसने मिट्टी को चंपा के जिस्म में समा जाने का आदेश दिया। वो गुड़िया नहीं बनना चाहती थी, मगर बन गई। अब वो सबको वैसा ही बना रही है, अधूरा, टूटा, चुप। अजय बेतहाशा रो रहा था। हमें छोड़ दो, हम तो सिर्फ। तुमने लालच दिखाया, बूढ़ी मां बीच में बोली। तुमने उस तिजोरी को खोला जो सिर्फ मेरी मरी आत्मा के बाद ही खुलनी चाहिए थी। अब चंपा के पास कारण है। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। चंपा ने एक टूटी हुई गुड़िया उठाई, वही जो हवेली के तहखाने में मिली थी। उसके कपड़े पुराने थे और उस पर सूखे खून के धब्बे थे। ये मेरी पहली दोस्त थी, चंपा फुसफुसाई। अब तुम भी वैसे ही बनोगे। विक्रम को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथों की हड्डियां सिकुड़ रही हों। उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो हमें गुड़िया बना रही है, अजय चीखा। बूढ़ी मां ने धीरे से कहा, अगर उसकी आत्मा को आराम देना है तो एक चीज बची है, वो मिट्टी जिसमें उसे गाढ़ा गया था। उसे वापस उस स्थान पर रखना होगा जहां पहली बार उसके आंसू गिरे थे। कहां? जयपुर की सबसे पुरानी बावड़ी, रक्त बावड़ी।
एक नाम जो आज की दुनिया में लगभग मिट चुका, मगर चंपा के लिए वहीं सब कुछ शुरू हुआ था और शायद वहीं सब कुछ खत्म भी हो सकता था। जयपुर की शांति अब धोखा लगने लगी थी। विक्रम और अजय को बूढ़ी मां ने एक पुराना नक्शा सौंपा, खून से सना हुआ, आधा फटा और सीलन खाया। उस पर सिर्फ एक शब्द मोटे अक्षरों में लिखा था, रक्त बावड़ी। ये शहर के नीचे है। मां फुसफुसाई, जमीन के भीतर दबी हुई, जहां चंपा की आत्मा सबसे पहले जागी थी, जहां पहली बार किसी ने उसे गुड़िया कहकर बेचा था। अजय कांपते हुए बोला, बेचा था? किसने? उसके अपने बाप ने। मां की आंखें डबडबा गईं। एक कर्ज चुकाने के लिए चंपा को एक तांत्रिक को सौंप दिया गया, वही तांत्रिक जिसने उसे मिट्टी की गुड़िया में बदल दिया। सन्नाटा छा गया। रास्ता नीचे से था, हवेली के तहखाने में छुपे एक दरवाजे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई हवा उनके चेहरे पर टकराई, जैसे सदियों पुरानी आत्माएं सांस ले रही हों। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, अंधेरे में गुम। हर कदम पर चंपा की हंसी की आवाज गूंज रही थी, अब मासूम नहीं, एक घातक खेल जैसी। कुछ ही देर में वे पहुंच गए रक्त बावड़ी के मुहाने पर। नीचे खून के धब्बों से सनी सीढ़ियां थीं और पानी काला था, इतना गाढ़ा कि उसमें परछाइयां भी डूब जाए। बूढ़ी मां ने मिट्टी की छोटी थैली अजय को दी। इसमें वही मिट्टी है जिसमें चंपा को दफनाया गया था। इसे बावड़ी में गिरा दो, लेकिन याद रखना, वो रोकेगी। अभी अजय ने थैली को हाथ में लिया ही था कि एक ठंडी हवा आई, इतनी तेज कि दीवारों पर लगे दिए बुझ गए और सामने बावड़ी के पानी से चंपा की आधी मिट्टी से बनी आकृति बाहर निकली, अब पहले से कहीं ज्यादा विकृत, जल में भीगी और आंखों में केवल एक चीज, घृणा। क्यों आए हो? चंपा की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने झंखाए दरवाजे को जबरन खोला हो। तुम्हें मुक्त करने, अजय बमुश्किल बोल पाया। मुक्ति? वो हंसी, जिसे दुनिया ने इंसान नहीं समझा, उसे अब इंसान क्या देंगे? उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां उठने लगीं, औरतें, बच्चे, गुड़ियाओं, अधूरी आकृतियां, वो सब जो शाप के कारण मिट्टी में बदल गए थे। रक्त बावड़ी की गहराइयों में अब सब कुछ थम गया था। चंपा की आंखों में आंसू थे, सदियों पुरानी पीड़ा, घृणा और टूटे हुए सपनों का जमा हुआ तूफान। लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की सी झलक थी, मानवता की। अजय ने कांपते हाथों से वो मिट्टी की थैली खोली। ये वही मिट्टी है जिसमें तुम्हारा बचपन दफन हुआ था, वो बोला। इसमें सिर्फ धूल नहीं, तुम्हारी मासूमियत है। चंपा की आत्मा कांप उठी। पीछे खड़ी आत्माएं एक एक कर चुप होने लगीं। माहौल में सिर्फ दीर्घ सिसकियां थीं, जैसे सदियों का इंतजार अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा हो। अजय ने मिट्टी को बावड़ी के पानी में गिरा दिया। पानी में हलचल हुई। एक पल को सब कुछ शांत, फिर अचानक जैसे समय ने पीछे पलटना शुरू कर दिया। चंपा की मिट्टी की आकृति टूटने लगी, एक एक टुकड़ा पिघलता गया और उस पिघलती मिट्टी से एक नन्ही सी लड़की की छवि उभरी। वही 8 साल की मासूम चंपा जो कभी थी, जो अब किसी श्राप से नहीं बंधी थी। उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर अजय को देखा। अब मुझे डर नहीं लगता। उसकी आवाज बहुत धीमी थी पर साफ। और फिर चंपा की आत्मा एक हल्की रोशनी में बदलकर बावड़ी के ऊपर उठी और धीरे धीरे हवाओं में घुल गई। सभी आत्माएं मुस्कुराती हुई उसी रोशनी में समा गईं। रक्त बावड़ी अब शांत थी। बूढ़ी मां ने दूर खड़े होकर आंखें बंद की और धीरे से कहा, एक गुड़िया थी जो कभी इंसान बनना चाहती थी। आज वो इंसान बनकर मुक्त हो गई। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद उसी हवेली के खंडहरों में एक छोटी सी लड़की गुड़िया से खेल रही थी। उसकी गुड़िया का नाम चंपा। लेकिन इस बार वो खिलौना नहीं, एक याद थी, एक कहानी, एक गुड़िया की जो इंसान से ज्यादा इंसान थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।